नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे जो भी मित्र जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा चैनल सारे टॉपिक को क्लियर करेगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैंने सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है वो अपने चैनल पर डाल दिया है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट के क्रम में क्रम संख्या 2। तो ये आपका दूसरा अभ्यास है, इसको जरूर देखिए। और हमारे जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी मैं ये अभ्यास का सीरीज लेकर आई हूँ। उनके लिए भी मैंने एक वीडियो डाल दिया है, दूसरी वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो अगर आप अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं, आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा देना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से आज ही जुड़ जाइए। और हमारे चैनल पे जूनियर हाई स्कूल से संबंधित जितने भी वीडियो हैं उनको जाकर देखिए। ये सभी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभ्यास संख्या 2। तो चलिए अभ्यास संख्या 2 को हल करते हैं। इसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान के टोटल 50 प्रश्न हैं जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय गणितज्ञ जिन्हें हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है, तो इनका नाम है निखिल श्रीवास्तव। इनके बारे में मैं बता देती हूँ। इस भारतीय युवा गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को 2 अन्य लोगों के साथ यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उन्हें इस पुरस्कार के लिए इकोल पॉलिटेक्निक फेडरल डी लॉसेन ने एडम मार्कस और एल विश्वविद्यालय के डैनियल एलान स्लिपमैन के साथ संयुक्त रूप से घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये पुरस्कार मिला है निखिल श्रीवास्तव को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के जनसंख्या विभाग द्वारा जारी इंटरनेशनल माइग्रेशन 2021 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रवासी के रूप में भारतीय लोग सर्वाधिक रूप से यूएई में रह रहे हैं, ये सही है। लेकिन प्रवासियों के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, ये भी गलत है। और मैक्सिको के सबसे अधिक लोग दूसरे देशों में रहते हैं, ये भी गलत है। तो केवल एक ही सही है, तो इसका आंसर होगा केवल एक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए वाला। ठीक, इसके बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ। सर्वाधिक प्रवासियों के मामले में भारत पहले पायदान पर है। ठीक है, तो प्रवासियों के मामले में भारत जो है वो पहले पायदान पे है, यहाँ पे लिखा है दूसरे। ठीक है, वर्ष 2020 में देश के बाहर रहने वाले लोगों की संख्या 18 मिलियन 1.80 करोड़ है। बतौर प्रवासी भारत के सबसे ज्यादा लोग संयुक्त अरब अमीरात यूएई में 3.5 मिलियन लोग रहते हैं। इसके बाद अमेरिका में 2.7 मिलियन लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में साधारण जानकारी। अगला प्रश्न देखिए, उस न्यायमूर्ति का नाम बताइए जनवरी 2021 में जो ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है, यानी बीसीसीसी की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो ये बनी है गीता मित्तल। कौन बना है? गीता मित्तल। न्यायमूर्ति गीता मित्तल ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल बीसीसी की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं और वह काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। उन्होंने न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन का स्थान लिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो देख लेते हैं। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं, यानी 46। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वह डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। वे 2009 से 2017 तक अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये सारे ही कथन जो है वो सत्य हैं। ठीक है,
अगला देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर WDFC के न्यू मदार न्यू रेवाड़ी का हाल ही में उद्घाटन किया था। न्यू मदार किस राज्य में है? तो इसका आंसर है राजस्थान। इसके बारे में मैं बता देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर के न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड का 7 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया था। WDFC इस खंड के चालू होने से हरियाणा के रेवाड़ी तथा महेंद्रगढ़ और राजस्थान के अजमेर तथा सीकर में उद्योगों को लाभ होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने धन के तत्काल लेन देन की प्रणाली RTGS को अब वर्ष के सभी दिन 24 घंटों के लिए शुरू कर दी है। RTGS के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। RTGS का पूर्ण रूप रियल ट्रांजैक्शन ग्रॉस सेटलमेंट है, ये गलत है। अगला है, RTGS से न्यूनतम 2 लाख रुपए का लेन देन किया जा सकता है, ये सही है। RTGS प्रणाली में अधिकतम राशि के लेन देन की कोई सीमा नहीं है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। इसके बारे में मैं बता देती हूँ। RTGS का पूर्ण रूप है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS प्रणाली के माध्यम से बड़ी राशि का तत्काल लेन देन किया जा सकता है। इससे न्यूनतम 2 लाख रुपए तत्काल भेजे जा सकते हैं, जबकि अधिकतम राशि के लेन देन की कोई सीमा नहीं है। वहीं दूसरी ओर 2 लाख रुपए तक की राशि का लेन देन NEFT के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने हाल ही में MRSAM का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसको देख लेते हैं। यह मध्यम दूरी से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ये गलत है। इस मिसाइल को DRDO ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर डिजाइन किया है, ये सही है। और इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा बी वाला। ठीक है, इसके बारे में बता देती हूँ। MRSAM इसका फुल फॉर्म है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका संक्षिप्त रूप है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर डिजाइन किया। इसका निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किया। यह मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाली मिसाइलों, लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोनों, निगरानी विमानों को मार गिराने में सक्षम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के कारण 2-3 दिसंबर की रात की गिनती देश के इतिहास में काला दिन के तौर पर होती है। इस त्रासदी के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यह दुर्घटना 1984 में घटी थी, ये सही है। इस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, ये भी सही है। यह दुर्घटना यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन कारखाने में हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं कि वर्ष 1984 में 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसने से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई थी। यूनियन कार्बाइड संयुक्त राज्य अमेरिका की रसायन और बहुलक बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? तो किसको प्रदान किया है? बिहार को। इसके बारे में बता देती हूँ। इस वर्ष डिजिटल इंडिया पुरस्कार 6 श्रेणियों में प्रदान किए गए। इस अवार्ड्स में बिहार ने महामारी में नवाचार में पुरस्कार जीता है।
बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय राज्य के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग को संयुक्त रूप से महामारी में नवाचार का पुरस्कार विजेता चुना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में एडेलविन हुरून इंडिया की रिपोर्ट 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे दानवीर भारतीय है, कौन है? अजीज प्रेम जी। एडेलविन हुरून इंडिया की रिपोर्ट 2020 के अनुसार दिग्गज सूचना तकनीकी कंपनी विप्रो के संस्थापक अजीज प्रेम जी वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे दानवीर भारतीय हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रेम जी ने HCL टेक्नोलॉजी के मालिक शिव नडार को बड़े अंतर से पीछे छोड़ा है। नडार इससे पूर्व परोपकारियों की सूची में शीर्ष स्थान पर चल रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, यहाँ पे मैं बुद्ध से संबंधित कुछ पॉइंट बता देती हूँ। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ये गृह त्याग या महाभिनिष्क्रमण इनका राजगृह में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति इनको बोधगया बिहार में हुई थी और मृत्यु को महापरिनिर्वाण भी पूछ सकता है तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, चलिए, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक है, और पतंजलि ने क्या किया था? महाभाष्य पुस्तक की रचना भी की थी। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 711 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध के क्षेत्र पर अरबों का पहला सफल आक्रमण हुआ, किंतु उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ। अरबों ने 712 ईस्वी में दाहिर को परास्त कर सिंध पर विजय पाई। भारत पर अरब आक्रमण के साक्ष्य चचनामा और मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तक तारीखे सिंध या मासूमे सिंध से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव। तो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इन्होंने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु 1581 से 1601 ईस्वी के मध्य थे। इन्होंने अमृतसर नगर, पूर्व नाम था इसका रामदासपुर, का निर्माण कार्य पूरा कराया और उसमें अमृतसर एवं संतोष नगर नामक तालाब बनवाया। इन्होंने अमृतसर तालाब के मध्य हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया, जिसकी नींव सूफी संत मियां मीर के द्वारा रखा गया था। जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद के आरोप में गुरु को फांसी दे दी थी। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव को फांसी कौन दिलाया था? जहांगीर ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो भूमि मापन की व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? शेरशाह ने। ठीक है, शेरशाह सूर्यवंश का संस्थापक था तथा इसने सबसे पहले भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया, जो 32 अंक का होता था, तथा सन की डंडी का भी प्रयोग किया था। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो सन पूछ रहा है, तो सन है 1809 में। ठीक है, अमृतसर की संधि रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। अंग्रेजों तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकाफ से अमृतसर की संधि किया। इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो इसका आंसर है दस्तक। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था कायम थी, उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था
तथा फसल का एक भाग सरकार को दे दिया जाता था। वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। यद्यपि 1771 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रचलित पुरानी भू राजस्व प्रणाली को जारी रखा, परंतु कंपनी ने भू राजस्व की दरों में वृद्धि कर दी। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धतियां लागू की। पहला था जमींदारी पद्धति, ठीक है, इसको अस्थाई बंदोबस्त भी कहते थे, 1793 में। फिर रैयतवाड़ी पद्धति 1792 ईस्वी एवं महालवाड़ी पद्धति 1822 ईस्वी, जबकि 10 तक कोई भू राजस्व प्रणाली नहीं है। ठीक है, तो जमींदारी का डेट बता देते हैं हम। जमींदारी का डेट था 1793, इसका था रैयतवाड़ी का था 1792 और इसका था 1822। ठीक है, तो जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, यही 3 जो था ये भू राजस्व प्रणाली से संबंधित था, 10 तक नहीं था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 में। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद करा दिया, जिसमें सती प्रथा मुख्य है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया व स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, विवेकानंद क्या किए थे? विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे और दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर ब्रह्म समाज का हो जाएगा राजा राममोहन राय, 1828। अगला प्रश्न है, अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? तो इसका आंसर है 13 अप्रैल 19, 1 मिनट गलत हो गया, 13 अप्रैल तो है लेकिन 1919 है, यहाँ 20 लिखा हुआ है। 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति, कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ये सही है। लेकिन बाकी जितना भी है उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, ये भी गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती, ये भी गलत है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे, ये भी गलत है। सत्य केवल यही है कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ मैं कि कपास भारत की आदि फसल है, जिसकी खेती बहुत ही बड़ी मात्रा में की जाती है। यहाँ आर्यावर्त में ऋग्वैदिक काल में ही इसकी खेती की जाती रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के उत्पादन में से कपास सबसे प्रमुख था। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन भारतीय नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा सी, गुजरात, झारखंड, मिजोरम। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ऑप्शन में असम नहीं है, असम नहीं होगा, तो गुजरात, झारखंड और मिजोरम होगा। इसका मेरी ट्रिकी क्लास में आप जाकर देख सकते हैं, मैंने इसको याद करने का तरीका भी बताया है, वहाँ से आप जाकर इसको देख लेते हैं। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो इसका आंसर होगा K2, गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है, देखिए कंचनजंगा, जो कंचनजंगा है ये विश्व की तीसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा है? पूरी तरह से भारत में स्थित। फिर कंचनजंगा के बारे में ही बता रही हूँ
कि कंचनजंगा विश्व की तीसरी और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत नेपाल सीमा के हिमालय में समुद्र तल से 8,586 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्न के अनुसार नंदा देवी ही सर्वोच्च, हाँ देखिए ये गलत हो गया है, केटू गाडविन नहीं होगा, नंदा देवी होगा, थोड़ा बताने में मिस्टेक हो गया है। सर्वोच्च पर्वत शिखर है नंदा देवी। तो नंदा देवी ही क्या है, सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य के पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर है सोन नदी। ठीक है, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा की समानांतर बहती हुई प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। मैदानी क्षेत्र में चंबल, सिंध, बेतवा एवं केन नदियां यमुना में मिलती हैं। ठीक है, जबकि सोन अमरकंटक से निकलती है। तो ये कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक से निकलती है और पटना के समीप गंगा से मिलती है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होते हैं उसकी उत्पत्ति स्थल है। तो इसका उत्पत्ति स्थल है भूमध्य सागर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को किस नाम से भी जाना जाता है? मतलब यहाँ पे गैप दिया है कि पूछ रहा है कि जो इको फार्मिंग है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा जैविक खेती, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। पर्यावरणिक खेती इको फार्मिंग को जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह कृषि फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट के मानक पर आधारित है। जैविक खेती एक समग्र उत्पादन प्रबंधन प्रणाली है। यह धारणीय विकास के मानक पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो स्टील निर्माण से कौन सा संबंधित नहीं है? जो झरिया झारखंड है ये स्टील निर्माण संबंधित नहीं है। जबकि जमशेदपुर झारखंड है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल भी है और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल भी है। ठीक है, और ये जो झरिया झारखंड है ये कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है और बाकी सब स्टील के लिए। ठीक है, भारतीय संविधान को माना गया है। भारतीय संविधान को क्या माना गया है? भारतीय संविधान को रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। ठीक है, फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो ये है स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 के अंतर्गत होता है। ठीक है, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, और 66 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो 63-66 में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? लोकसभा की कुल संख्या का 15%। इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा या विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होती है। 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत जिन सदनों की संपूर्ण सदस्य संख्या 40 है वहां मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या अधिकतम 12 होती है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं?
तो इसका आंसर है पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। तो ग्राम सभा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 बी के तहत शामिल किया गया है। ग्राम सभा के सदस्य वे होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो संविधान का जो 52वां संशोधन है वो किससे संबंधित है? वो जो है अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, एक मिनट, ये गलत हो गया है। इसका आंसर होगा दल बदल से। संविधान का 52वां संशोधन जो है वो दल बदल से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। भारत का संविधान संशोधन 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 10वीं, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि यदि किसी संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल करता है या कोई निर्दलीय उम्मीदवार किसी दल का सदस्य बन जाता है तो वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा। इस अधिनियम में राजनीतिक दलों के विभाजन तथा विलय के संबंध में समुचित प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो इसका आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951 में। ठीक है, ये सब नोट करते चलिए। और CSO योजना मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, CSO राष्ट्रीय आय का अनुमान के लिए उत्पादन विधि, आय विधि तथा व्यय विधि अर्थात तीनों विधियों का प्रयोग करता है। अगला है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। नाबार्ड के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 द्वारा 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 5 नवंबर 1942 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर है बिहार। फिर है अगला प्रश्न, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो इसका आंसर है वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ एक है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो क्या है? वो जो है प्रवाल रचना है। ठीक है, इसके बारे में बता देती हूँ मैं। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रचना है जो 2900 रीफ और 900 द्वीप को मिलाकर लगभग 3,44,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। यह रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप द्वीप पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ मूंगे की सबसे बड़ी दीवार है। यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो है अमेजन बेसिन में होती है। ठीक है, औसतन वार्षिक वर्षा यहाँ पे 200 मिमी होती है। कितनी होती है? 200 मिमी। यह बेसिन कहाँ पर है? विषुवत रेखीय प्रदेश में पड़ता है, जिससे यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। फिर देख लेते हैं, भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान रखता है? तो भारत जो है वो 7वां स्थान रखता है। फिर है, समय की SI इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा सेकंड। ठीक है, फिर है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की ऊंचाई समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। कितनी होती है? ये होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ठीक है, यदि कोई
ऊंचाई का व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी? h/2 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किए थे चैडविक। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्ध मैलिएबल होती है? कौन सी धातु होती है भाई? तो इसका आंसर होगा सोना और चांदी। इसके बारे में बता देती हूँ कि चांदी व सोना प्रकृति में मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्य हैं। चांदी धातु का निकर्षण अर्जेंटाइन तथा सोना का निकर्षण केलावेराइट व सिल्वेनाइट एस्क में किया जाता है। ये एक चमकदार तथा बहुत ही आघातवर्ध और तन्य धातु के होते हैं। इनका उपयोग आभूषण के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, एंटोमोलॉजी का संबंध है। जो एंटोमोलॉजी है उसका संबंध है एंटोमोलॉजी का संबंध कीट से है। किससे है? कीट से है। तो एंटोमोलॉजी का संबंध कीट पतंगों के अध्ययन से है। यहीं पे मैं कुछ बता देती हूँ। एरोबायोलॉजी का संबंध है उड़ने वाले जंतुओं के अध्ययन से। इथोलॉजी है जंतुओं के व्यवहार अध्ययन से। माइकोलॉजी है कवकों का अध्ययन। एंथोलॉजी, ठीक है, ये एंटोमोलॉजी है। और एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। और सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसमें स्कर्वी नामक रोग इस विटामिन की कमी के कारण होता है। यह रोग वयस्क और बच्चों दोनों को होता है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये है आपका रीजनिंग का प्रश्न। इसका मैं आपको आंसर बताऊंगी, इसको आप लोग हल करने का प्रयास करिएगा। वह विकल्प चुने जिसका तीसरे शब्द के साथ ठीक वैसा ही संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले शब्द के साथ है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रसोई के साथ है प्रशीतक, तो स्नानागार के साथ क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सिलाई मशीन। एक मिनट, इसका आंसर होगा उष्ण जल स्रोत गीजर। रसोई प्रशीतक, स्नानागार का होगा गीजर। जिस प्रकार रसोई घर में प्रशीतक, प्रशीतक का मतलब होता है रेफ्रिजरेटर, का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार अगर एग्जाम में तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर दिया रहेगा। तो अब ये यहाँ पे कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो आप जरूर से, जिनको इंग्लिश समझ में आती है वो जरूर से एक बार इंग्लिश के प्रश्नों को भी देख लें कि वहाँ से भी अक्सर क्या होता है जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो किचन का रेफ्रिजरेटर से है, ठीक है, तो बाथरूम का सीधे सीधे दिख जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गीजर। ठीक है, फिर है, यदि एक कूट भाषा में MIND को IMDN के रूप में लिखा जाता है तो GAME को उसी कूट भाषा में किस रूप में लिखा जाएगा? तो इसका आंसर होगा AGEM। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न, अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसका आंसर होगा शुक्रवार। शुक्रवार कैसे होगा इसको आप दिन और कैलेंडर का जो सेगमेंट है उसमें जाके आप इसको देख सकते हैं। रीजनिंग की क्लास भी मैं लूँगी, लेकिन पहले हम ये सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय नहीं नष्ट करना है, नहीं तो मैं आपको सॉल्व करा देती, लेकिन मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ ताकि आप इसको, अगर आप पूरा सेट सॉल्व कर रहे हैं तो GS का और करंट अफेयर्स का सेगमेंट तो मैं सॉल्व करा ही दे रही हूँ। अगला प्रश्न है, कथन एवं निष्कर्ष से दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग ही क्यों न हो। यह निर्णय लें कि यदि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या से कथन
निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है या करते हैं, इस टाइप के प्रश्न दिए रहेंगे। इसमें दिया है कि कुछ सिंह बिल्लियां हैं, सभी बिल्लियां बाघ हैं, कोई भी बाघ हाथी नहीं है, सभी हाथी खरगोश हैं। इसका निष्कर्ष है कुछ बाघ सिंह हैं, कोई भी हाथी सिंह नहीं है, कुछ बिल्लियां हाथी हैं, कुछ बाघ बिल्लियां हैं। तो इसका आंसर होगा कि केवल निष्कर्ष 1 और 4 अनुसरण करते हैं। तो आप इस टाइप के भी प्रश्नों को देख लीजिएगा रीजनिंग में, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये रहे हमारा प्रैक्टिस संख्या 2। इसको मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है। आपको प्रश्नों की प्रकृति भी समझ में आ गई होगी कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। आप इसको सॉल्व करिए और रीजनिंग का सेगमेंट अलग से आप पढ़ लीजिएगा। तो आपका 50 जो अनिवार्य प्रश्न है वो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है आपको इन्हीं प्रश्नों में से ऐसे ही प्रश्न सीधे सीधे मिल जाएं। तो अभ्यास करने का यही लाभ होता है कि अगर एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आ गए सीधे सीधे तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको फटाक से कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपको और भी कोई सहयोग चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारा चैनल आपके सहयोग के लिए ही बना है। मैं उन विद्यार्थियों की मदद करना चाहती हूँ जो शुल्क के अभाव में कोई भी कोर्स नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरा पूरा प्रयास है उन सभी विद्यार्थियों की मदद करना जो एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, और उनके लिए भी है जो सक्षम है। तो हमारा चैनल सभी विद्यार्थियों के भविष्य के लिए अग्रसर है कि उनका भविष्य बन जाए। तो अभी आप इसी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए, अभी बहुत समय है। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिल जाएगी, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक को क्लियर कराऊंगी। लेकिन आप भी ईमानदारी से मेरे चैनल में जाकर एक एक टॉपिक को, अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं उनको जाकर ज़रूर देख लीजिए। अगर आप सिर्फ एक एक कोई भी चैनल पकड़ के पढ़िए तो मुझे लगता है कि आपको सफलता निश्चित मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ मेरा चैनल देखिए, लेकिन जिसको भी फॉलो करिए उसको ईमानदारी से फॉलो करिए, क्योंकि बहुत कूद कूद के पढ़ने से क्या होगा, आपकी तैयारी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और आप निश्चित तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए निश्चित तैयारी का होना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।